Students, good morning. How are you? And tell me that you are doing well and you are learning everything very easy. So I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta, and in this session we are learning molecular basis of inheritance. And in this part we have reached up to the search for genetic material. तो हम क्या कर रहे हैं? हम सर्च कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल की, और हमने दो लोगों का साथ दे चुके हैं। हम लोग मतलब दो लोगों की बातों को सुन चुके हैं। कौन कौन सी टीम की? एक एक अकेले थे बेचारे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने क्या किया था? ही हैज टेकन द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। उसके बाद उसके कई सारे स्ट्रेन लिए और माइस में इंजेक्ट करके देखा कि क्या है जो माइस की डेथ काज कर दे रहा है, और माइस में जो मटेरियल्स हैं वो ट्रांसफर कर दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट उसी एक्सपेरिमेंट को बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दिया। किसने? तीन टीम ने, मतलब तीन साइंटिस्ट ने। एक टीम थी जिसमें तीन साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। मैंने आपको कल ट्रिक भी बताई थी कि आप इन साइंटिस्ट के नाम कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैंने आपको इस पिक्चर के थ्रू बता दिया था कि इस पिक्चर में कैसे जो है हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन से जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो वायरलुएंट हैं और कौन से नॉन वायरलुएंट हैं। ठीक है, मतलब आपको पता है कि जो आर स्ट्रेन है वो क्या था? नॉन वायरलुएंट था। जो एस स्ट्रेन है वो क्या है? वो वायरलुएंट है। जब इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को प्लस आर स्ट्रेन के साथ, ठीक है, इंजेक्ट किया था माइस में, तो माइस की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। जब माइस से बैक्टीरिया को रेस्क्यू किया था तो जितने भी बैक्टीरिया उसमें मिले थे सब एस स्ट्रेन के थे, एस आर स्ट्रेन का कोई भी बैक्टीरिया नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन में क्या किया था? मैंने स्टूडेंट्स की स्टोरी को लेके आपको समझाया था कि इन्होंने डीएनएज का यूज किया, आरएनएज यूज किया, लाइपेजेज यूज किया, प्रोटीएज यूज किया। जब सारे एंजाइम्स यूज किए, लेकिन जब उन्होंने डीएनएज यूज किया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। मतलब हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में ये देखा था कि कुछ ना कुछ मटेरियल है एस स्ट्रेन में जो आर स्ट्रेन को क्या कर दे रहा है? ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। इसका मतलब एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो जा रहा है, जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में क्या कर दे रहा है? ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन वो हमें मटेरियल पता नहीं था। इन तीनों की टीम ने जब एंजाइम्स की हेल्प ली और पता लगाया कि जो डीएनए है जब उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो जा रहा है, और आर स्ट्रेन को किस में ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है? एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एक मतलब कंक्लूजन तो दे दिया कि ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बट ऑल द साइंटिस्ट वर नॉट कन्विंस्ड। बहुत सारे साइंटिस्ट इनसे कन्विंस नहीं हुए। होता है, ठीक है, उनको उनको समझ में नहीं आया होगा। हो सकता है उनके दिमाग में रहा हो कि कहीं ना कहीं प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ के बाद दो मटेरियल पे डाउट हुआ। दो मटेरियल ऐसे हैं जिन पे डाउट रहा कि हो सकता है प्रोटीन हो सकता है डीएनए हो। फिक्स नहीं कर पाए, मतलब ये नहीं कर पाए, एश्योर नहीं कर पाए कि डीएनए है कि प्रोटीन है। वैसे आपको इनके एक्सपेरिमेंट से तो समझ में आ गया होगा कि डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन क्या करें, अब साइंटिस्ट ने नहीं कन्विंस हुए तो नहीं कन्विंस हुए। समझ में आई बात? इसीलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आया। ये मैंने कल एक्सपेरिमेंट पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट आया वो आया अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अनइक्विवोकल, मतलब अब जो है इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके थ्रू कोई भी, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो कन्विंस नहीं होगा। सारे साइंटिस्ट कन्विंस हो जाएंगे इनके इस एक्सपेरिमेंट से। जैसे मैंने भी बताया, डाउट किस पे था? डीएनए और प्रोटीन, दो चीज़ों पे डाउट था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है। तो इन्होंने एक ऐसा मटेरियल लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, जिसके थ्रू कोई डाउट ही नहीं रहेगा, क्योंकि उस मटेरियल में केवल दो ही चीज़ें हैं। उस ऑर्गेनिज्म में केवल दो ही चीज़ें होती ही हैं, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, अब आपको याद आ गया होगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे केवल डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन होती हो। तो आपको याद आ गया होगा बैक्टीरियोफेज या वायरस। ठीक है, आपको पता है वायरसेस में दे हैव प्रोटीन कोट अराउंड देम। उनके ऊपर क्या होती है? प्रोटीन कोट होती है। और इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द वायरल सेल, जो वायरस के अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो दे हैव टेकन बैक्टीरियोफेज। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया था?
बैक्टीरियोफेज लिया था। ठीक है, देखो तीनों एक्सपेरिमेंट्स ना एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक है। अगर आप पहला एक्सपेरिमेंट देखो तो वहां पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन पता लगा, दूसरा एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर कौन रहा है ये थोड़ा सा पता लग गया, और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो उसमें डाउट क्लियर करने जा रहे हैं कि डीएनए एंटर करता है बैक्टीरियल सेल में, मतलब सेल के अंदर कौन एंटर करता है, जो एंटर करेगा वही ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। अब पता लगाना है कि डीएनए एंटर करता है कि प्रोटीन एंटर करता है। तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज ले लिया। आपने 11th में पढ़ रखा है बैक्टीरियोफेज आर द कैटेगरी ऑफ वायरस, दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया क्या, बैक्टीरियोफेज। उनका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज ने में क्या है कि बैक्टीरियोफेज एक ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और उनके पास केवल दो सबस्टेंस मतलब दो पार्ट होते हैं उनके, एक प्रोटीन कोट और दूसरा डीएनए। ठीक है, समझ में आई बात। तो प्रोटीन कोट और डीएनए, दैट्स व्हाई दे हैव टेकन बैक्टीरियोफेज, इसीलिए इन्होंने क्या लिया था, बैक्टीरियोफेज को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरियोफेज क्यों लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हो, देखो मैं इसके लिए भी एक स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, इसके लिए भी मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। जैसे आपको नहीं पता कि आप सो रहे हो, आप रोज रात में आपके रूम में कोई आता है और वो रूम में आके कुछ रख जाता है, कुछ कोई चीज़ जो है वो रख जाता है, समझ में आई बात। ठीक है, तो आप पता नहीं लगा पा रहे हो यार हमारे रूम में आता कौन है, क्योंकि आप उस टाइम सोते रहते हो। ठीक है, ये स्टोरी समझो, जैसे मैंने स्टूडेंट्स की 4 स्टूडेंट की स्टोरी बताई थी, ऐसे यहाँ पे भी स्टोरी की तरह ही समझो। आप सो रहे हो, आपके रूम में रात में कोई आता है और कोई बहुत अच्छी चीज़ रख के चला जाता है। रोज़ सुबह आप उठते हो, सोचते हो यार ये है क्या, कौन है जो लेके आता है, ये इतनी अच्छी चीज़ हमारे रूम में कौन लेके चला आता है। ठीक है, तो आपने सोचा कि पता लगाते हैं, कैसे पता लगाते हैं ये देखो। ठीक है, दिमाग लगाओगे अगर, तो देखो आपने क्या किया, अपने डोर के बाहर, अपने दरवाजे के बाहर आपने क्या किया, थोड़ा सा नीचे कलर लगा दिया। ठीक है, कलर लगा दिया, बात समझ में आई नहीं है। ठीक है, आपने अपने डोर के बाहर कुछ कलर का मतलब फ्लोर के ऊपर कलर लगा दिया। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि 3-4 लोग आपकी फैमिली में हो सकता है उनमें से कोई आ रहा हो, लेकिन आप एकदम एग्जैक्ट नहीं पता लगा पा रहे हो कि वो पर्सन कौन है। तो आपने क्या किया, फ्लोर पे कलर लगा दिया। अब वो पर्सन जब रात में आया तो ठीक है, सुबह जब आपने देखा, ठीक है, जब सुबह आप गए तो आपने कौन सा कलर लगाया था, मान लो रेड कलर लगाया था। ठीक है, आपने कलर कौन सा लगाया था, रेड कलर लगाया था। ठीक, अब आप जाके सबके जो स्लीपर हैं, ठीक है, उसमें देखोगे, या अगर वो बेयर फूट आया होगा तो उसके पैर में देखोगे, तो जिसके पैर में या स्लीपर में रेड कलर लग गया होगा, ठीक है, तो वही पर्सन है जो आपके रूम में आता था डेली। समझ में आई बात। ठीक है, तो वही चीज एकदम सेम यहाँ पे भी है। इस एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरिया लेते हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग एक बैक्टीरिया लेते हैं, उस बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराते हैं। समझ में आई बात। तुम्हें पता है बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस हैं जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। एंड दे ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल इन द डीएनए, ओ सॉरी बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियोफेज होंगे, जो वायरस होंगे, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को किस में ट्रांसफर कर देंगे, बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देंगे। बात समझ में आई। अब आपको यही पता लगाना है कि कौन सा मटेरियल प्रोटीन है कि डीएनए है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज में केवल दो ही चीज होती है, या तो प्रोटीन होती है या तो डीएनए होता है। तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो बैक्टीरियल सेल में एंटर कर रहा है, कि वो प्रोटीन है कि डीएनए है। जैसे मैंने अभी कलर वाला एग्जांपल बताया। अब बताओ आप करोगे क्या, आप खुद सोच के बताओ कि आप करोगे क्या। आप क्या करोगे कि बैक्टीरिया को अलग अलग तरह से स्ट्रेन कर दोगे, उसको लेबल कर दोगे। ठीक है, और डीएनए को अलग तरह से किसी मटेरियल से उसको लेबल कर दोगे, बिकॉज यू कैन नॉट सी द डीएनए और प्रोटीन। आप बैक्टीरियल सेल में ना प्रोटीन को पता लगा सकते हो ना डीएनए को पता लगा सकते हो। समझ में आई बात। लेकिन अगर आप किसी चीज से उसको लेबल कर दोगे तो आप पता लगा सकते हो कि हमने डीएनए को इससे लेबल किया था, तो वो मटेरियल अंदर है, इसका मतलब है डीएनए अंदर गया था। समझ में आई बात। और अगर प्रोटीन को जिससे लेबल किया है, अगर वो मटेरियल बैक्टीरियल सेल में मिल जाए तो इसका मतलब है प्रोटीन एंटर किया था। जैसे मैंने अभी रूम वाला एग्जांपल बताया, समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब इनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप एकदम स्केयरमई नहीं होना है आपको इस चैप्टर में। मैं आपके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी लेके आऊँगा आपको समझाने के लिए, एक एक पार्ट। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी घबराना नहीं है, कहीं परेशान नहीं होना है कि ये टॉपिक कैसे समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्शियस होके पूरी वीडियो को देखोगे तो कंफर्म है आपको समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। ठीक है, तो देखते हैं।
सबसे पहले हर्शे, मार्था एंड चेस, इन्होंने क्या किया, दे वर मेनी साइंटिस्ट वर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द डीएनए। आपको पता है कि सबसे पहले डीएनए और प्रोटीन के बीच में डाउट हो गया था, ठीक है। उन्होंने बोला कि हो सकता है प्रोटीन है, कुछ ने बोला नहीं डीएनए ही हो सकता है, तो एज द जेनेटिक मटेरियल। तो इट वाज एक्सपेरिमेंट ऑफ अमेरिकन जेनेटिस्ट, ये दोनों ही जेनेटिक्स के थे, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस। इसमें जो मार्था चेस है वो फीमेल है और जो अल्फ्रेड हर्शे हैं वो मेल है। ऑन द बैक्टीरियोफेज, इन्होंने कौन से बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया, T2 बैक्टीरियोफेज। बात समझ में आई, इन्होंने कौन से बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया था, T2 बैक्टीरियोफेज। क्लियर। अब T2 बैक्टीरियोफेज पे जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो फाइनली इन्होंने प्रूव कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। देखो कैसे किया, सबसे पहले एक पिक्चर के थ्रू देखते हैं। ये अल्फा, ये मार्था चेज हैं और ये अल्फ्रेड हर्शे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो चेज हैं, जो मार्था चेज हैं ये फीमेल हैं और जो अल्फ्रेड हर्शे हैं वो क्या है, मेल है, ठीक है। अब इनका एक्सपेरिमेंट की थोड़ी एक पिक्चर देख लो, ये आपके एनसीईआरटी में भी है। अब इस पिक्चर में देखो ये कार्टून की तरह बन रहा है, ठीक है, टैडपोल की तरह दिख रहा है। तो ये जो टैडपोल की तरह दिख रहा है यही तो बैक्टीरियोफेज है। समझ में आई बात, आपने 11th में पढ़ रखा है कि बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखता है। तो ये बैक्टीरियोफेज है। अच्छा इसमें ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है, बैक्टीरियोफेज में एक चीज दिख रहा है, रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फेट लेबल्ड डीएनए। मतलब यहाँ पे इन्होंने डीएनए को किससे लेबल कर दिया, 32 फॉस्फेट, और वो भी फॉस्फेट रेडियो एक्टिव था। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को हम ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे हैं। अगर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहीं पे प्रेजेंट है तो जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, जब उस पर फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है। समझ में आई बात। तो 32 फास्फेट से किसको लेबल किया, डीएनए को, और 35 सल्फर, ठीक है, इससे किसको लेबल किया, प्रोटीन को। अब बताओ फास्फेट से प्रोटीन लेबल हो सकती है, नहीं, क्योंकि प्रोटीन के पास फॉस्फेट नहीं हो सकता। और सल्फर से डीएनए लेबल हो सकता है, नहीं, क्योंकि डीएनए के पास फॉस्फेट होता है, सल्फर नहीं होता। बात समझ में आई। तो इस तरह से इन्होंने, क्योंकि बैक्टीरियोफेज में केवल दो ही पार्ट थे, एक प्रोटीन और दूसरा क्या, डीएनए। तो इन्होंने डीएनए को किससे लेबल कर दिया, 32 फॉस्फेट से, और प्रोटीन को किससे लेबल कर दिया, 35 सल्फर से। समझ में आई बात। अब बताओ अगर इन्फेक्शन जब होगा, तो अगर 32 फॉस्फेट बैक्टीरियल सेल में मिल गया तो इसका मतलब है जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। क्यों, क्योंकि डीएनए को किससे लेबल किया था, 32 फॉस्फेट से। और अगर बैक्टीरियल सेल में 35 सल्फर मिल गया तो इसका मतलब है जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन किससे लेबल था, 35 सल्फर से। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो सबसे पहले स्टेप इन्होंने किया, लेबल कर दिया। किसको लेबल कर दिया, बैक्टीरियोफेज को लेबलिंग लगा दी। समझ में आई बात। जैसे मैंने बताया था कि आपने अपने डोर के बाहर कलर लगा दिया, तो वैसे ही इन्होंने डीएनए और प्रोटीन को लेबल कर दिया, ठीक। 32 फास्फेट से डीएनए को और 35 सल्फर से किसको, प्रोटीन को लेबल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख रहे हो यहाँ पे, इस इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, उसके साथ अटैच होगा। देख सकते हो आप इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन करने के बाद कुछ मटेरियल देखो उसने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब उसने कुछ क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। किसमें से ट्रांसफर हो गया, बैक्टीरियोफेज से कुछ कुछ कोई चीज ऐसी है जो ट्रांसफर हो गई। अब हम देख के तो पता लगा नहीं सकते कि डीएनए ट्रांसफर हुआ कि प्रोटीन ट्रांसफर हुआ, लेकिन हम जिस केमिकल से हमने लेबल किया था उसको बता सकते हैं। समझ में आई बात। तो ब्लेंडिंग में क्या हुआ, इन्फेक्शन करने के बाद जो मटेरियल था वो एंटर कर गया। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन में देखो ये जो पार्ट है इसको अलग हटा देंगे। आपको पता है ना सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ठीक है, घर पे जो मक्खन निकालते हैं वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से ही निकालते हैं। तो यहाँ पे भी जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो जो बैक्टीरियोफेज का जो फेज पार्टिकल था उसको अलग हटा दिया गया बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इन बैक्टीरिया से जो फेज पार्टिकल है उसको अलग हटा दिया गया। इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। और लास्ट में देखो बैक्टीरियल सेल के अंदर लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फेट डिटेक्टेड इन द सेल्स। समझ में आई बात, 32 फॉस्फेट डिटेक्टेड इन द सेल। और 32 फॉस्फेट से किसको लेबल किया था इन्होंने, डीएनए को लेबल किया था। और वहीं पे 35 सल्फर, नो रेडियो एक्टिव 35 सल्फर वाज देयर इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में 35 एस सल्फर था ही नहीं। इसका मतलब है
35 सल्फर से किसको लेबल किया था? प्रोटीन को। इसका मतलब है बैक्टीरियल सेल में कौन एंटर नहीं हुआ? प्रोटीन एंटर नहीं हुआ। कौन एंटर हुआ? डीएनए एंटर हुआ। बात समझ में आई? तो सुपरनेंट मतलब समझ में आया? रेडियो एक्टिव जो 35 सल्फर था, सुपरनेंट मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। जो इन्होंने दो दो चीजें अलग कर दी, बैक्टीरिया अलग कर दिया, और जो उसका जो फेज का पार्टिकल था, बैक्टीरियोफेज का जो पार्टिकल था वो अलग कर दिया। क्योंकि आपने एचआईवी के केस में भी देखा है कि जो वायरस जब एंटर करते हैं तो वायरल अपनी जो प्रोटीन कोट होते हैं उसको बाहर ही छोड़ देते हैं, केवल क्या एंटर करता है? जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ से ये एकदम क्लियर हो गया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ में आई? ठीक है। जो अभी तक थोड़ा सा डाउट था कि डीएनए हो सकता है कि प्रोटीन हो सकती है, वो डाउट यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, कंफर्म है। समझ में आएगी बात? ठीक है। तो इनके एक्सपेरिमेंट को मैंने पिक्चर के थ्रू समझा दिया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया। क्यों बैक्टीरियोफेज लिया? क्योंकि बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं, और आपको पता है कि वायरसेस जो है केवल दो दो सबस्टेंस से मिले होते हैं। एक जेनेटिक मटेरियल, या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए होगा, और दूसरा प्रोटीन कोड। तो दो ही चीज़ों पे डाउट था, इसीलिए इन्होंने किसको लिया? बैक्टीरियोफेज को लिया। कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में एंटर कर रहा है? ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि डीएनए को किससे लेबल कर दिया? 32 फास्फेट से। और प्रोटीन को किससे लेबल कर दिया? 35 सल्फर से लेबल कर दिया। लेबल करने का मतलब है उससे के साथ उसको अटैच कर दिया। क्योंकि देखो डीएनए को हम डीएनए को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डीएनए को हम जो है देख नहीं सकते बैक्टीरियल सेल के अंदर, बट वी कैन गेट टू नो अबाउट द 32 फास्फेट। हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं बाई ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को ये पता लगा सकते हैं वो कहाँ पे हैं। तो जब लास्ट में एकदम सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद बैक्टीरियल सेल में कौन से सब्सटेंसेस को ऑब्जर्व किया गया? 32 फास्फेट को। और बैक्टीरियल सेल के बाहर कौन सा सब्सटेंस मिला? 35 सल्फर। इसका मतलब है 35 सल्फर से जो प्रोटीन लेवल था वो तो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हुआ ही नहीं। समझ में आई बात? और जिस 32 फास्फेट से जो डीएनए लेवल था वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर हो गया। और यहाँ से एकदम क्लियर हो गया, कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जिससे कोई कन्विंस ना हो कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। बात समझ में आई? ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आरएनए भी तो हो सकता है। यस, अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे कि आरएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, क्योंकि कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। मोस्टली ऑर्गेनिज्म में तो डीएनए होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में आरएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने आपको इन दोनों के नाम के बताया, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में बताया कि इन्होंने कैसे किया था, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रोसेस। अब एक्सप्लेनेशन के बाद ये मैंने स्लाइड लगा दी है आपके नोट्स के लिए, इसको पहले समझ लो, उसके बाद नोट्स यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके या वैसे ही लाइव लिख सकते हो, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज आर द टाइप ऑफ वायरसेस which infect bacteria. They contain DNA and protein. They grew some bacteriophage on a medium containing radioactive phosphorus, some on medium containing radioactive sulfur. DNA of phages contain 32 phosphate, तो उसके पास क्या आ गया? 32 phosphate आ गया, because DNA has phosphorus, क्योंकि DNA के पास आपको पता है phosphorus होता है, मतलब phosphate होता है। Protein of phages contain 35 sulfur, not 32 phosphate, because protein have sulfur, क्योंकि प्रोटीन के पास क्या होती है? सल्फर होती है, ठीक है। उसके बाद इनके स्टेप देखो क्या है। पहला इन्फेक्शन इन्होंने कराया, इन्फेक्शन में इन्होंने अलाउ किया अटैच करने के लिए, ठीक है। आपने पिक्चर में अभी दिखा दिया मैंने। सेकंड ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम फेजेस। यहाँ पे फेजेस जो बार बार लिखा है ना, फेजेस मतलब बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेजेस को हम फेज भी बोल सकते हैं, तो बैक्टीरिया। और कौन से बैक्टीरिया को यूज किया था? ई कोलाई। मैंने आपको बोला है ना, एस्केरिकिया कोलाई आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है पूरे जेनेटिक्स में, तो इसीलिए एस्केरिकिया कोलाई को हमेशा अपने दिमाग में रखो कि कोई भी बैक्टीरिया अगर लिया जा रहा है तो वो एस्केरिकिया कोलाई ही लिया जाएगा, ठीक है। फेज कोड्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई एगिटेटिंग, ठीक है। एगिटेशन करके उनके जो कोड थे उसको हटा दिया गया। समझ में आई बात? तो इसको बुलाते हैं ब्लेंडिंग। लास्ट एक्सपेरिमेंट, लास्ट स्टेप क्या था? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, अच्छा अगर तुम्हें थोड़ा सा इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे दिमाग में अभी भी एक आइडिया आया मॉस्किटो का। आपके मॉस्किटो आपको काटने आता है, ठीक है। जैसे मॉस्किटो आपके बॉडी पे बैठा, वो है क्या? इन्फेक्शन है।
समझ में आया? उसने अपने जो सकर्स होते हैं उसको आपके स्किन में डाल दिया, स्किन में डाल दिया तो आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे करने लगते हो, ठीक है। तो वो क्या है, ब्लेंडिंग है। ब्लेंडिंग करने के बाद जब मॉस्किटो वहां से होता है तो हट जाता है, उसको हटा दिया जाता है, उसको मार के हटा दिया जाता है। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। एकदम समझ में आ गया होगा अब आपके, ठीक है। तो इन्फेक्शन, कैसे इन्फेक्शन हुआ, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग समझ में आ गया। और सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब उस पार्टिकल को वहां से हटाना। फेजेस, पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाई स्पिनिंग इन द सेंट्रीफ्यूज। तो उससे दोनों पार्टिकल अलग हो गए, एक फेज का पार्टिकल अलग हो गया और दूसरा बैक्टीरिया का पार्टिकल अलग हो गया। तो जब बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया तो बैक्टीरिया के अंदर क्या मिले, डीएनए मिले, मतलब 32 फास्फेट मिला, ठीक है। और सुपरनेंट जो उन्होंने सेपरेट किया था उसके अंदर क्या मिला, 35 सल्फर मतलब प्रोटीन। क्लियर? तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, इनको ऑब्जर्वेशन क्या था कि बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद फेजेस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए, उसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, वर रेडियो एक्टिव एंड नो बैक्टीरिया कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए इनसाइड इट, ठीक है। कोई और बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव डीएनए उसके अंदर नहीं था, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये सल्फर होगा, रेडियो एक्टिव सल्फर होगा ये, ठीक है। रेडियो एक्टिव सल्फर होगा, इसको सल्फर कर लेना, ठीक है। नो बैक्टीरिया कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर इनसाइड इट, ठीक है, ये होगा। डीएनए गलती से लिख गया, ठीक है, इसको कंसीडर कर लेना, ये सल्फर है। कंक्लूजन में क्या बताया इन्होंने, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ये बैक्टीरिया नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा, ये सल्फर होगा। उसके बाद जो रेडियो एक्टिव डीएनए एंटर्ड इन बैक्टीरिया नॉट द प्रोटीन, इसका मतलब ये हो गया कि रेडियो एक्टिव डीएनए ही एंटर किया बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटीन एंटर नहीं की। और इससे पूरी तरह से प्रूव हो गया कि कौन है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये भी एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। तो कितने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए फॉर द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, सर्च करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, अब उसको वहीं छोड़ दो। देखो हम लोग ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फिर न्यूक्लियोटाइड सबसे पहले पढ़ा। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड से कैसे कनेक्टेड होती है, 3,5 फास्फोडेस्टर लिंकेज से, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का अगर स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर आपने जान लो पढ़ लिया, ठीक है, आपको सब कुछ पता लग गया, क्लियर। उसके बाद हम लोग ने ये डिस्कस किया कि डीएनए के बारे में सबसे पहले किसने बताया, फ्रेडरिक मैस्टर ने। लेकिन उन्होंने डीएनए का नाम और या डीएनए को कुछ नहीं बताया था, केवल ये बताया था कि ये एसिडिक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस में होता है। उसके बाद 2 साइंटिस्ट आए, फ्रैंकलिन और विल्किंस, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया। उसी के बेसिस पे वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया। हम लोग ने डबल हेलिक्स मॉडल के फीचर्स पढ़े। उसके बाद एरविन चारगाफ जो बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल है उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। एरविन चारगाफ का बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल भी हम लोग ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है या अदर कोई सब्सटेंस है, तो कौन है। तो हमने ये भी पता लगा लिया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। लेकिन जैसे आपको रहता है कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, सही है, आपका सोचना एकदम सही है, ठीक है। यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, यस, डीएनए एंड आरएनए बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, बट सबसे मोस्टली सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। आरएनए तो केवल कुछ वायरसेस में है, लेकिन है तो ना, ठीक है। तो देखो हम जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहले ये पता लगाते हैं। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं। डिबेट बिटवीन प्रोटीन्स वर्सेस डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्विवोकल रिसॉल्व्ड। अनइक्विवोकल मतलब बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, ठीक है, बिना किसी कंफ्यूजन के। अनइक्विवोकल मतलब सबके एक साथ, मतलब सबको एक साथ लिया है, सबको कन्विंस कर दिया हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट ने कि यस डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। It became an established fact that it is DNA that act as genetic material. However, it subsequently became clear that in some viruses, RNA is the genetic material. ये भी उसके साथ में ये भी पता लगा कि RNA भी जेनेटिक मटेरियल होता है, किसमें, कुछ वायरसेस में। आगे बात समझ में। अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, अब आपकी अगर बुक में देखोगे तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स उसमें लिखे हैं, ठीक है। पॉइंट्स क्या क्या लिखे हैं कि डीएनए आरएनए इनके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम किसको बेस्ट जेनेटिक मटेरियल माने, ठीक है, किसको हम लोग जो है आइडियल जेनेटिक मटेरियल माने। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी
क्या हो सकती है, ठीक है। तो इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ठीक है, ये अपनी किसको जनरेट कर सकता है, रेप्लिका मतलब अपनी कॉपी बना सकता है, समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद इट शुड एबल टू केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो स्टेबल होना, अगर कहीं पे आपको बहुत बड़ा काम करना है तो स्टेबल जरूर होना चाहिए। अगर मान लो जेनेटिक मटेरियल है और वो चेंज हो रहा है, जब देखो तब चेंज हो जा रहा है, तो आपके फीचर भी तो चेंज हो जाएंगे। पता लगा आपके पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर हुआ तो इतना ज़्यादा वेरिएशन आ गया, इतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई कि वो इन्फॉर्मेशन को तो स्टोर ही नहीं कर पा रहा है, समझ में आई बात। तो पहला क्या होना चाहिए, वो अपनी कॉपी बनाना चाहिए। तो डीएनए आरएनए दोनों ही अपनी कॉपी बना सकते हैं, ठीक है, वो अपनी रेप्लिकेशन कर सकते हैं, क्लियर। और सेकंड क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसके अंदर म्यूटेशन, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए। चेंजेस आने चाहिए, ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं आने चाहिए, लेकिन कम आने चाहिए, ठीक है, स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, अभी मैंने बताया ना, स्लो चेंजेस, म्यूटेशन आने चाहिए लेकिन स्लो आने चाहिए, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन जरूरी है, स्लो चेंजेस जरूरी हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस इवोल्यूशन नहीं काज कर सकते। नेक्स्ट है इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ठीक है, तो मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में ये अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, समझ में आया। अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, मेंडल ने क्या बताया था कि पेयर में होते हैं, सेग्रीगेशन होता है, ठीक है, और उसके बाद इनकी कॉपी होती है। तो इस तरह से मेंडल ने जो भी चीज़ें बताई थी, अगर वो चीज़ें यहाँ से मैच हो रही हैं, ठीक है, कोई भी मटेरियल से मैच हो रही हैं, तो इसका मतलब है वो जेनेटिक मटेरियल के, वो आइडियल जेनेटिक मटेरियल है, समझ में आई बात। तो इस तरह से आप इन चारों पॉइंट्स को देख सकते हो। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग ये चारों पॉइंट कौन फुलफिल कर रहा है, डीएनए ही फुलफिल कर रहा है। स्टेबल भी है, रेप्लिकेशन भी कर सकता है, स्कोप फॉर स्लो चेंजेस हैं, क्योंकि आरएनए, अभी आप आगे बढ़ोगे कि आरएनए बहुत फास्ट म्यूटेशन करता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आता है उसके अंदर। जैसे आप कोरोना वायरस के ही देख लो, आपने सुना होगा स्ट्रेन चेंज हो गया, क्योंकि कोरोना वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो वो अपने आप को क्या कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है, समझ में आई बात। अब जल्दी जल्दी चेंज कर रहा है तो सोचो प्रॉब्लम हो गई कि नहीं होगी हमारे लिए, वैक्सीन ही नहीं बना पा रहे हैं, समझ में आया? तो ऐसे जितने भी वायरसेस हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होता है, तो वो स्टेबल तो होते नहीं, समझ में आई बात। स्टेबल का मतलब समझ में आ गया ना, कि वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। और वो अब ऐसा नहीं कि वो ये जो कोरोना है ये पूरी तरह से हमेशा के लिए रह जाएगा, नहीं, इसके अंदर चेंज होते होते ऐसा भी चेंज आ जाएगा कि ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट भी हो सकता है। बात समझ में आई। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडियल जेनेटिक मटेरियल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डीएनए वर्सेस आरएनए को डिस्कस करेंगे कि डीएनए और आरएनए के बीच में क्या है, मतलब क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, उनके। और डीएनए और आरएनए में सबसे बेस्ट जेनेटिक मटेरियल हम किसको कंसीडर कर सकते हैं। वैसे इतना पढ़ने के बाद तो आपको पता ही लग गया होगा कि सर डीएनए ही हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, डीएनए ही क्या है, बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो इस तरह से सेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आज के टॉपिक में मैंने स्टोरी के फॉर्म में आपको बताया, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करो, आप पूरी वीडियो देखा करो, ये नहीं कि आए फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है तो बस आए 2-3 मिनट देख लिया काम खत्म। इसका आपका ही अपना नुकसान हो रहा है, ठीक है, इसमें और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो, इसका समझ में आए बात, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप पूरी वीडियो अटेंड करिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, लास्ट प्रीवियस वीडियो को कनेक्ट करिए, टॉपिक्स को समझिए, एनसीईआरटी से समझिए, और तब नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। सो जो स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं कंफर्म है उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स हाउ डिड यू लाइक द सेशन, एंड प्लीज प्रेस द लाइक बटन, दैट इनकरेज मी। आप जैसे ही सेशन को स्टार्ट किया करिए, लाइक बटन पर प्रेस कर दिया करिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंफर्म है आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन, एंड स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, स्टे फिट।